हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये जो है आपका मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि यहाँ पर ये 27 जून 2023 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, उसके मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। इस तरह से कुल मिलाकर टोटल 12 प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 12 को 25 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 300 क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। ठीक है। और प्रत्येक वीडियो की सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए 7,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 7,000 की राशि है और यहाँ पर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 वर्ष का टाइम है। डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपके पास ब्याज आएगा। लेकिन ये ब्याज बराबर दे रखा है 5,000 की राशि है और यहाँ पर ये 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट और 14 वर्ष का टाइम है। ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये जो ब्याज आएगा इसके बराबर दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे और ये 7 दूनी का 14 होगा, यानी कि 14 से 14 कट जाएगा। बचा क्या, 5 इंटू में 5 बचा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 25%, यानी कि 25% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए। 3 1 4 हो जाएगा, 7 7 14 का 4 हो जाएगा, हासिल एक आएगी। 8 3 11 और 1 12 का 2 हो जाएगा, हासिल एक आएगी। 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको चेक करना है, तो सबसे पहले आसान संख्याओं से चेक करते हैं, यानी कि 8 का चेक करते हैं और 6 का चेक करते हैं। तो यहाँ पर 8 का जब चेक करते हैं तो लास्ट के 3 अक्षर देखते हैं। 3 अक्षर में भी ये तीसरा अक्षर देखते हैं कि ये सम है या विषम है। यहाँ पर ये सम है तो लास्ट के 2 डिजिट सीधे देख लेंगे, यहाँ पर 8 से विभाज्य है या नहीं, यानी कि 8 से विभाज्य नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए विषम संख्या होती तो यहाँ पर 44 में प्लस का 4 करते और फिर 8 से चेक करते। लेकिन यहाँ पर जो है ये सम संख्या है, तो सिर्फ 44 पर ही 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है। इसके बाद 6 का चेक करते हैं, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से तो ये विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर 2 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट जो है, ये इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाज्य है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, यानी कि 3 से भी विभाज्य, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से भी विभाज्य है। और इसके अलावा ये 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। यहाँ पर टाइम आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए 3600 मीटर की ये रेस है। ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड से, यानी कि 27 और 45 का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 18 किलोमीटर का, 18 किलोमीटर पर आवर का, तो यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 से इसको गुणा करना होगा। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 का भाग लगाएंगे, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी का 10, यानी कि 720 सेकेंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय में 32 विद्यार्थियों का माध्य भार 50 केजी है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार बताना है। अब देखिए शिक्षक भार, ये अगर शिक्षक शामिल होता है और ये 50 किलो का भार लेकर आता है, तो यहाँ पर वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज 500 ग्राम से बढ़ रहा है। यहाँ पर कितने लोगों में, यहाँ पर देखिए 500 ग्राम से बढ़ रहा है, किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है। अब कितने लोगों में बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए एक शिक्षक भी शामिल हो गया, 32 पहले थे, यानी कि टोटल 33 में, यानी कि 33 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। 500 से ये 1000 कटेगा 2 बार, 33/2 यानी कि 16.5 होगा। अब यहाँ पर 16.5 इस 50 में ऐड कर देंगे तो ये 66.5 ये किलो जो है ये आपके पास शिक्षक का भार आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक टीवी का अंकित मूल्य ये है, यदि इसका विक्रय मूल्य ये है तो छूट प्रतिशत क्या दीजिए। सिंपल सा ये मार्क प्राइस दे रखा है और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितने की छूट दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये 10 यहाँ पर और ये 410 हो जाएगा और ये 4410 का जो है यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है। 4410
कम में बेची जा रही है कितने पर, 2450, ये 24,500 पर, ठीक है। गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा और 9 पंचे 45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 1 बचा, 5 दूनी का 10। 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा और 4 बचा, 7 छीके 42 हो जाएगा। अब 126 में भाग लगाना है 7 का, तो 7 एकम 7 बचे, ये आपके पास बचेगा कितना, 5 बचेगा, उतारेंगे 6 56, 7 अट्ठे 56, यानी कि यहाँ पर 18% ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी अलग अलग ये कार्य को क्रमशः 20 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, बी अकेले दूसरे दिन और सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है और यह क्रम आगे भी चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है ए जो है ये 20 दिन में कार्य करता है, बी जो है ये आपको दे रखा है 25 दिन में, सी दे रखा है ये 30 दिन में कार्य करता है। तीनों का एलसीएम लेना है, यानी कि तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 का भाग लगाएंगे, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 यूनिट। 25 का भाग लगाएंगे तो 2500 के 100 और 4 तिरका 12 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पर 10 एफिशिएंसी सी की आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया ए पहले दिन काम करता है, बी बाद में काम करता है और सी तीसरे दिन काम करता है। ये पैटर्न आगे भी इसी तरह से चलता रहता है। अब हम यहाँ पर देखिए देख लेंगे 3 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। टोटल 3 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है, 15 का ये, 12 का ये, 10 का ये। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो 3 दिन के अंदर देखिए 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37 यूनिट का काम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 300 के करीब लेकर जाना है, तो यहाँ पर 9 से करेंगे तो 9 तिरका 27, ये 270 हो जाएगा और 9 सत्ते 63, ये तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 8 से करेंगे तो 8 तिरका 24 और 240 और ये 8 सत्ते 56, यानी कि 296 होगा। तो यहाँ पर 296 यूनिट का काम हो जाएगा कितने दिन में, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 24 दिन हो जाएगा। तो यानी कि 24 दिन में 296 यूनिट का काम हो चुका है। तो 24 डेज तो आपके पास ये हो चुके हैं, ठीक है, 24 दिन तो ये हो चुके हैं। तो 2 ऑप्शन तो ये खत्म, क्योंकि 24 से तो ज़्यादा ही आएगा। एक सेकंड, इस तरह से मत करिए, ये 24 से ज़्यादा आएगा तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्लियर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए ये 24 दिन तो ये हो गया, ठीक है। 296 यूनिट का काम हो चुका है, 300 में से कितने यूनिट का बचा, 4 यूनिट का काम बचा। अब यहाँ पर देखिए बारी किसकी आएगी, ए की आएगी, क्योंकि सी पर एंड हो रहा है प्रत्येक 3 दिन के बाद काम। अब ए की बारी आएगी, ए तो 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा। शेष काम कितना बचा था, 4 यूनिट का बचा था और 15 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि 4/15 दिन उसको और लगेंगे। तो इसमें 4/15 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि 24 सही 4/15 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक करेक्शन भी आपको करना है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक मेरे से हुई है, तो यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि टाइपिंग मैंने खुद की है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर 7 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर क्या कर लेना, 1 कर लेना है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 सही 4/15 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं जो है 12 मीटर और 10 मीटर और 8 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दे रखी है लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई h दे रखी है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अंडर के अंदर होता है डायगोनल d की लंबाई का फॉर्मूला होता है l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो अंडर के अंदर यहाँ पर l का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 64 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 244 और ये 64, यानी कि अंडर के अंदर 308 आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, जब आप यहाँ पर 289 यानी कि 289 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो आपके पास कितना आता है, 17 आता है। और 324 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो आपके पास कितना आता है, 18 आता है। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अंडर करना है किसका, 308 का। 308 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इससे बड़ा है, ठीक है, और इससे छोटा है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा 17 से बड़ा आएगा और 18 से छोटा आएगा, यानी कि 17 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। और 17 पॉइंट समथिंग आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 की 3 समान किस्तों का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्तित किया जाता है, तो वस्तु की कीमत क्या है। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिला होगा। तो फर्स्ट किस्त जो है यानी कि 10 की राशि थी और यहाँ पर फर्स्ट किस्त 11 की हो जाएगी। अब यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड और थर्ड, ठीक है,
और यहाँ पर जो है ये दूसरे साल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10 का क्यूब करेंगे यानी कि 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और यहाँ पर क्यूब करेंगे 11 का तो ये 1331। ये यहाँ पर किस्त लिखा है मैंने, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल पी यानी कि मूलधन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस्त जो है वो आपके तीनों साल सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर जो है इसको बराबर करने के लिए 11 का स्क्वायर यानी कि 121 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी 121 से और इसको 11 से। तो ये जो नया रेशियो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर हो जाएगा आपके पास 1210, और ये 1331 की किस्त हो जाएगी, ठीक है। 1331 की किस्त हो जाएगी। ये आ जाएगा 1100, और यहाँ पर 1331 की ये किस्त हो जाएगी। यह हो जाएगा 1000, और यहाँ पर 1331 की ये किस्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टोटल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल अमाउंट आपके पास हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास किस्त जो है ये 1331 की, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3993 दे रखी है, ठीक है। किस्त आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी 3993, यानी कि इसका 3 गुना दे रखे। तो ये जो आपके पास मूलधन जो है यानी कि ये आपके पास प्रिंसिपल जो है ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और एक 0 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेंकट अपने आय का 65% खर्च करता है और प्रति माह 1100 बचाने में सक्षम है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला सभी को पता होगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। तो यहाँ पर अगर इनकम 100 यूनिट है तो यहाँ पर इसका 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 35 यूनिट बचा, यानी कि 35 यूनिट उसकी सेविंग रही। लेकिन क्वेश्चन में सेविंग 1100 दे रखी, यानी कि 35 बराबर 1100 है, हमें खर्च पूछ रखा है, यानी कि 65 का कैलकुलेट करना, 65 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1100 बटे 35 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 13 पंचे 65 हो जाएगा। ऊपर गुणा कराएंगे तो 13 का 3 हो जाएगा, और ये 3 एक 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 0 0, और बटे में 7। 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी का 14, 3 में भाग जाएगा 0 बार, यानी कि 2 ऑप्शन तो ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर 0 उतारेंगे और 30 में 700 के 28 हो जाएगा, यानी कि 204 आपके पास ये ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक आंसर मैच हो चुका है तो हम आंसर टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 16-24 का तीसरा समानुपाती क्या है, तो 16 और 24। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये गुणा, ये बट्टे 2 करेंगे और गुणा 3 करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 बट्टे 2 गुणा हो रहा है। तो यहाँ से ये तीसरा समानुपाती जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी 3 बट्टे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि तृतीय समानुपाती सी बराबर होता है b² ये आपके पास b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे 24 इंटू में 24 हो जाएगा, बट्टे में 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 से कटेगा ये 2 बार, और ये 3 बार कटेगा, बट्टे में 2 आएगा, इससे ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 3 36 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सी बराबर ये दे रखा है, डी बराबर ये दे रखा है, तो सी का ई के साथ अनुपात बताना है, क्या होगा, यानी कि यहाँ पर एक साइड लिखेंगे सी अनुपात ई हो जाएगा, ठीक है। ये सी अनुपात ई हो जाएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू आपको दे रखी है, डी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/3, ई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 3/8 इधर भेज देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है डी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वैल्यू पलट जाएगी, ठीक है, 8/3 हो जाएगा। यहाँ पर डी से डी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2:8 है, यानी कि 1:4 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोमेश एक दुकानदार है जो 560 अंकित मूल्य वाली छतरी पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दी गई प्रथम छूट 17% है। यदि ग्राहक महेश छतरी के लिए जो है 420 का भुगतान करता है तो दी गई प्रथम छूट ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर एकल छूट अगर कैलकुलेट करते हैं, दूसरी छूट मान लीजिए x% के, ठीक है। तो पहली छूट 17 की दे रखी, दूसरी छूट आपने x की मान ली, और माइनस करेंगे 17 इंटू में x/100 करेंगे, तो ये आपके पास एकल छूट आएगी। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 560 अंकित मूल्य था, ये सेलिंग प्राइस था, कितने की छूट दी जा रही है, 140 कम में बेची जा रही है ना, यहाँ पर 140 कम में बेची जा रही है, कितने पर, 560 पर।
तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 14 4 56, 1/4 आएगा ना, यानी कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25% होती है, यानी कि एकल छूट हमारे पास 25% की है, तो ये बराबर हो जाएगा 25 के। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 17 देखिए इधर लाकर माइनस करेंगे, इधर 8 बचेगा, बराबर की साइड क्या बचेगा 8 बचेगा। ये 100x में से 17x घटाएंगे तो ये 83x बचेगा और बट्टे में 100 आएगा, ठीक है। 100 इधर भेज देंगे, यानी कि 83x बराबर कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 83 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 83 का भाग 10 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि भाग जाएगा 9 बार और पॉइंट आएगा समथिंग, आपके पास ये आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग आंसर करके ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर लगा दीजिए। कक्षा फर्स्ट में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं और कक्षा सेकंड में औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। इन दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों के लिए लगभग औसत आयु बतानी है। तो यहाँ पर 12 छात्र हैं और 20 इनकी औसत आयु, ठीक है, और 16 छात्र हैं दूसरी कक्षा में, 23 इनकी औसत आयु। तो ये प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कुल छात्रों की संख्या से, प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कुल छात्रों की संख्या से। तो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 कुल छात्र हैं, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 4 से कटेगा 7 चौक के 28 और ये 4 से कटेगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 तो ये हो जाएगा, 23 चौके 92 ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 60 और ये आपके पास 92 कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। बट्टे में 7 करेंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7। अब देखिए 21 करके आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 21.7 वर्ष जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है? तो यहाँ पर जो संख्या 9 और 8 से विभाज्य होगी वो संख्या 72 से विभाज्य होगी, और इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से विभाज्य नहीं होगी, वो 72 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 विषम है, तो यहाँ पर 44 + 4 करेंगे, 48 8 से विभाज्य है, ये विषम है। तो यहाँ पर 84 में 4 ऐड करेंगे तो ये 88 होगा, 88 8 से विभाज्य है, तो ये भी 8 से विभाज्य होगा जाएंगे। और यहाँ पर जो है सम संख्या है दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक चेक कर लेंगे, यानी कि 16 8 से विभाज्य, 80 भी 8 से विभाज्य, तो सारे के सारे ऑप्शन 8 से विभाज्य हैं। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 5 4 9 कट जाएगा, और यहाँ पर 4 3 7 7 14 में से ये 9 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 और 5 4 9, यानी कि 9 से विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य और 8 से भी विभाज्य, यानी कि 72 से भी विभाज्य, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 9 कट जाएगा, 5 4 ये 9 कट जाएगा, 8 7 15 और 3 18 कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये 8 1 9 कट जाएगा, और यहाँ पर 6 2 8 और 4 6 2 8 और 4 12 12 और 6 18 कट जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। हालांकि चेक कर सकते हैं 9 से विभाजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरा दे रखा है, यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका किनारा भी कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये आंतरिक त्रिज्या जो है ये आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या R1 मान लीजिए, ये कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बाहरी व्यास जो है ये बाहरी किनारे तक का व्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लीजिए आपके पास R2 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 का आधा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है यहाँ पर इतने पार्ट के अंदर यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर मटेरियल तो यही यूज़ हुआ है, तो इसका आयतन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि बाहरी किनारे से लेकर जो है इस अर्धगोले का आयतन कैलकुलेट करेंगे। उसमें अंदर के किनारे को लेते हुए जो अंदर अर्धगोलाकार बर्तन बन रहा है उसका आयतन उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गोले का आयतन अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 और पाई R2 का क्यूब होता है। यहाँ पर देखिए R2 ज़्यादा है तो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, 2/3 पाई R1 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, यहाँ पर 2/3 पाई ब्रैकेट के अंदर R2 का क्यूब और माइनस R1 का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा, हालांकि ये चीज़ आप दिमाग में भी सोच सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा इस बेलन के आयतन की, क्योंकि इसके रूप में डाला जाता है। इसकी ऊंचाई h मान लीजिए जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी कैपिटल R मान लीजिए, इस व्यास का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई R²H, पाई R²H। यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में R2 का क्यूब, यानी कि R2 5 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, माइनस R1 3 है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। बाहर
बड़े में ये बराबर आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर यानी कि 7 एच, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 2/3 इंटू में ये कितना बचेगा, ये बचेगा 98 बचेगा, और ये बराबर आ जाएगा 7×7 इंटू में एच। ये 49 का 2 गुना 98 होता है तो 2 बार कट जाएगा। एच बराबर 4/3 यानी कि 1.33 आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक पंसारी 13% के लाभ पर दालें बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक साइड लिखे कॉस्ट प्राइस और एक साइड लिखे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर 100 की वस्तु 13% 13 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 की वस्तु 113 में बेची जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, बाट कम, ये 24% कम बाट का उपयोग करता है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25 हो जाएगी, यानी कि 25 से 6 कम तोल रहा है, ठीक है। 25 उसे तोलना चाहिए, जितना उसे तोलना चाहिए वो हम सेलिंग प्राइस के नीचे लिखेंगे। 6 कम तोल रहा है यानी कि 19 तोल रहा है, तो 19 हम कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखेंगे। 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 25 से कम 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 19×4 76 हो जाएगा, और ये 113 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये 24 और 13 यानी कि 37 का प्रॉफिट हो रहा है। 37 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 37 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 37 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 76 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर 4 से कटेगा ये 25 हो जाएगा, और 4 से कटेगा ये 19×4 76 हो जाएगा, ठीक है। 25 7 175 का 5 हो जाएगा, हासिल 17 आएगी। 25 3 75 और 17 कितना हो जाएगा 92 यानी कि 92 हो जाएगा, और बट्टे में 19 19 5 95 होता है, यानी कि भाग जाएगा 4 बार, 19×4 76, और शेष फल कितना बचेगा 14, और 2 16 बचेगा, और उतारेंगे 5 165, और 19 8 152 होता है, यानी कि 48 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी जो है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। भाई 48 टोटल डिस्टेंस करिए और अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, 48 + 36 करेंगे यानी कि 70, और ये 14 यानी कि 84 हो जाएगा, और 84 और 16 यानी कि 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, दूरी बट्टे चाल करते हैं तो टाइम आता है 48/8 करेंगे तो यहाँ पर 6 घंटे का टाइम लग रहा है। 8 × 48 36/18 करेंगे तो 18 दूनी 36 यानी कि 2 घंटे का टाइम यहाँ पर लग रहा है। 16/8 करेंगे तो यहाँ पर 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/10 हो जाएगा, और 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इसी तरह से कैलकुलेशन आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 66% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यानी कि एक साइड लिखिए कॉस्ट प्राइस और एक साइड लिखिए सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस अगर आप यहाँ पर 100 यूनिट मान लेते हैं तो इसका 66% कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 100 का 66% कैलकुलेट करेंगे तो 66 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है 24, ये आपके पास 34 का प्रॉफिट हो रहा है। 34 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 66 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये प्रतिशत लाभ आ जाएगा। 2 से काटेंगे 17 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 33 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऊपर आ जाएगा 1700, और बट्टे में आ जाएगा 33। 33 का भाग लगाना, 33 का 5 गुना होता है 165, यानी कि 5 बार भाग चला जाएगा, 5 बचेगा शेष फल। 33 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 51 पॉइंट करके एक ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 0.52% जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर ये हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वृद्धि से पहले रेशियो ये था 2:3:5, ठीक है। वृद्धि के बाद अनुपात हो जाता है 4:5:7। यहाँ पर देख लीजिए रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर भी +2 का, यहाँ पर भी +2 का, और यहाँ पर भी +2 का। इसी +2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 20 छात्रों का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20, कितना गुना 10 गुना दे रखी है। तो यहाँ पर टोटल कर लीजिए, वृद्धि से पहले कितने छात्र थे, यानी कि 2 और 3 5 और 5 10 यूनिट टोटल छात्र थे, यानी कि कितने छात्र थे टोटल कुल मिलाकर कितने छात्र थे 10 यूनिट छात्र थे। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × में 10 करेंगे, क्योंकि ये 10 गुना दे रखा था, तो यहाँ पर 10 × में 10 करेंगे, यानी कि 100 कुल छात्र हो जाएंगे वृद्धि से पहले। नेक्स्ट देखिए, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिन का भोजन उपलब्ध है। 45 विद्यार्थियों के लिए यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 × में
दिनों की संख्या कर देंगे, ये 35 विद्यार्थी हैं और इंटू में 27 दिन के लिए जो है ये भोजन पर्याप्त है, तो कुल भोजन की मात्रा ये हो जाएगी। अब विद्यार्थी कितने हो चुके हैं, 45 हो चुके हैं, और मान लीजिए x दिन के लिए पर्याप्त है भोजन, तो भोजन की मात्रा तो सेम है, यानी कि बराबर कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 21, यानी कि भोजन जो है 21 दिन के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए जो है 18,500 जमा किए, 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में जो है 4,625 प्राप्त हुए। वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, यानी कि 18,500 की ये राशि दे रखी है। 5, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 8% है, ठीक है। 5 वर्ष का टाइम है और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये ब्याज आएगा, और ब्याज दे रखा है कितना, 4,625, यानी कि यहाँ से 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर ये 5 से काटेंगे तो ये 9 पंचे 45 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। 5 से फिर से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 पंचे 25, 185 आ जाएगा। हमने 5 से काटा तब ये आया था, यानी कि इसको गुणा में 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 185 से 185 ये कट जाएगा, और यहाँ पर r बराबर कितना बचेगा, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 5 प्लस का 20 करेंगे, और यहाँ पर प्लस में कर देंगे 5 इंटू में 20 अपॉन 100 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 तो ये हो जाएगा और एक ये आ जाएगा, यानी कि 26% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर पहली संख्या मान लीजिए आपके पास a है, दूसरी संख्या मान लीजिए ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या में से घटाया जाता है पहली संख्या के 20% को, यानी कि a/5। अब यहाँ पर देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, तो इसीलिए जो है मैंने a का 1/5 गुना इसमें से घटा दिया, ठीक है। तो ये जो संख्या आपके पास प्राप्त होती है वो b का 70%, 70% का मतलब क्या होता है, 7/10, यानी कि यहाँ पर b का 7/10 कैलकुलेट करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से इसको इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि b माइनस कितना आ जाएगा, 7b/10, और बराबर कितना आ जाएगा, a/5 आ जाएगा। यहाँ से ये 3b ऊपर बचेगा, 10b में से 7b घटाएंगे, 3b बचेगा /10, और ये बराबर हो जाएगा a/5 के। 5 से ये 2 बार कट जाएगा, b इधर भेज दीजिए, बट्टे में आ जाएगा a के, यानी कि a/b बराबर ये कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो 3:2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके पास दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए कक्षा ए में 20 छात्रों ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए और कक्षा बी में 30 छात्रों ने औसतन 60 अंक प्राप्त किए, तो दोनों कक्षाओं का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन पहले किया है इस टाइप का, यानी कि 20 छात्रों ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए और 30 छात्रों ने जो है यहाँ पर औसतन 60 अंक प्राप्त किए। इनका टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे कुल छात्रों की संख्या से, इनको प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे कुल छात्रों की संख्या से, 20 और 30 50 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए 75 का, हालांकि 10 कॉमन लेकर काट सकते हैं, फिर 5 का अलग अलग भाग करके वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो 75 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 150, 1 0 लगाएंगे 1500 ये हो जाएगा, 76 का 1800 ये हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 50 से, अब देखिए 100 कट जाएगा 50 से 2 बार, और 33 दूनी का 66, यानी कि 66 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 94% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास एक साइड लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और एक साइड लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर 100 यूनिट है तो यहाँ पर इसका 94% क्रय मूल्य, यानी कि 94 ये क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट 6 यूनिट का हो रहा है, 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 94 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। अब 2 से इसको काटेंगे ये 50 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे ये 47 आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर 6 पंचे 30 यानी कि 300 बन जाएगा, बट्टे में 47 आ जाएगा। 47 से इसमें डिवाइड करना है। देखिए अगर यहाँ पर लगभग में बट्टे में 50 होता तो 6 बार भाग जाता पूरा पूरा, लेकिन 50 से तो कम ही है, तो यानी कि भाग तो 6 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, ये 6 चौके 24, 240 और 7 छिके 42, यानी कि यहाँ पर 282 और शेषफल बचेगा 18, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, उतारेंगे 0, 180, और 180 में 47 का भाग कितनी बार चला जाएगा, देखिए 4 गुना करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा,
यानी कि 160 और 700 के 28 188 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास 6.4 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 6.3 आएगा। ठीक है, 6.3 करके समथिंग आपके पास ये आंसर आएगा, लेकिन लगभग में अप्रोक्सीमेट इसको लिखें तो 6.4% लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।